अस्सलाम वालेकुम। आयमा, हम कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का 3rd यूनिट जो है वो स्टडी कर चुके हैं, हमने पढ़ लिया है। आज हमारा 4th यूनिट स्टार्ट होना है। हमारी यूनिट का नेम है सेल साइकिल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल साइकिल किसे कहते हैं, सेल साइकिल की कौन कौन से स्टेप्स हैं, और माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इंटरफेज किसे कहते हैं, माइटोटिक फेज किसे कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल साइकिल है वो किस तरह से चलता है, कौन से स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, और उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चार्ट से। हमारे चैप्टर का नेम सेल साइकिल है, तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। उसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इस सेल को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये सेल साइकिल का वर्ड यूज हुआ है ये किस चीज के लिए यूज हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइकिल का वर्ड बेसिकली इस चीज के लिए यूज होता है कि जो चीज जहां से स्टार्ट हो एंड पे वही बन जाए दोबारा से, यानी एक साइकिल, एक चक्कर जिसमें जो चीज जो है वो आगे जाके दोबारा से वही चीज दोबारा से बन जाए, उसी चीज को हम साइकिल का नाम देते हैं। तो हम देखते हैं सेल साइकिल की क्या डेफिनेशन है। सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सेल ग्रोथ, प्रिपरेशन एंड सेल डिवीजन, यानी वो तमाम जो इवेंट्स की सीरीज, वो तमाम वाकयात जो एक सेल की ज़िंदगी के दौरान होते हैं उसी को लाइफ साइकिल का नाम दिया जाता है, सेल के लाइफ साइकिल का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे पास जो है ये जैसे ग्रोथ, प्रिपरेशन एंड सेल डिवीजन, यानी सेल किस तरीके से खुद को ग्रो करता है, किस तरह सेल डिवीजन के लिए खुद को तैयार करता है, और किस तरीके से जो है वो डिवाइड हो जाता है। इस चीज़ को ही हम किस चीज़ का नाम देते हैं? सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो फिर हम देखते हैं, अभी देखिए लास्ट टाइम पे ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स थे वो वाकयात जो सेल की ज़िंदगी में होते हैं, तो हमने लास्ट पे पॉइंट पे पढ़ा था सेल डिवीजन, यानी सेल की तकसीम भी होनी होती है। तो हम देखते हैं कि जो सेल डिवीजन है वो कौन से तरीकों से होती है, कौन से दो तरीकों से। सेल डिवीजन बेसिकली दो तरीकों से होती है, एक को हम माइटोसिस का नाम देते हैं और मियोसिस। सेल डिवीजन दो तरह की होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन है, बट इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? माइटोसिस जो है वो जो उसके अंदर जो है सेल डिवाइड होता है और डॉटर सेल्स बनाता है, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, जो इनहेरिटेड हमारे पास मटेरियल है वो सेम रहता है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स, यानी डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो अपने जो है पेरेंट सेल जितनी ही रहती है। ठीक है, और लेकिन मियोसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग मियोसिस तो वो कहते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल, वो कहते हैं कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। ठीक है, तो यानी क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, जबकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद सेम ही रहती है। इसलिए माइटोसिस में जो है आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, सेम वैसे ही सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस के दौरान सेम वैसे नहीं बनते, बल्कि ऐसे सेल्स बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस था माइटोसिस और मियोसिस का। उसके अलावा जो है हमारे पास है कि माइटोसिस की क्या अहमियत है और मियोसिस की क्या अहमियत है। माइटोसिस की अहमियत अपनी जगह और मियोसिस की अहमियत अपनी जगह। अब देखिए ना, जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है वो बेसिकली उसका जिम्मेदार कौन है? माइटोसिस है। हमारे जिस्म में जो नशोनुमा होती है उसकी जो जिम्मेदार है वो कौन है? माइटोसिस है। उसके अलावा हमारी बॉडी का टिश्यू या कोई भी हिस्सा डैमेज हो जाता है, उसको रिपेयर करना है, उसको रिपेयर करने के लिए भी बेसिकली जो हमारे पास सेल डिवीजन यूज होती है वो हमारे पास है माइटोसिस। ग्रोथ एंड रिपेयर इन बॉडी, यानी माइटोसिस का क्या काम है? ये ग्रोथ करवाएगी, और उसके अलावा बॉडी के जो डैमेज टिश्यू हैं या कोई भी इशू बन जाता है तो उसकी जो है उसको रिपेयर करवाएगी। जैसे हमारे पास जख्म हो जाए तो उसको भरने के लिए वहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन होगी? माइटोसिस होगी। अब देखिए मियोसिस की क्या अहमियत है। मियोसिस की मदद से जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स किसे कहते हैं? यानी जो तौलीदी सेल्स होते हैं जिसकी वजह से नस्ल आगे चलती है, जिसकी वजह से जो है एक बेबी बनता है, तो फिर उन सेल्स को हम जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पर्म एंड एग। ठीक है, एग एंड स्पर्म जो है ये क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं।
तो ये किसकी मदद से बन रहे हैं, ये म्योसिस की मदद से बन रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि माइटोसिस भी बहुत वैल्यूएबल है और म्योसिस भी। अगर हम माइटोसिस और म्योसिस दोनों को मिला के फवाइद को देखें तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यानी ये दोनों को फायदे हैं माइटोसिस और म्योसिस के, ग्रोइंग, हीलिंग एंड पासिंग ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी सेल डिवीजन या माइटोसिस और म्योसिस दोनों मिलकर ग्रो करने में यानी नशोनुमा करने में, हीलिंग का क्या मतलब है यानी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में, और उसके अलावा जो है ट्रेड्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में, वरासती मादे को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने में ये सेल डिवीजन ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके जो हैं बेसिक स्टेप्स होते हैं सेल साइकिल के। ठीक है, तो इसके बेसिक 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट को हम इंटरफेस कहते हैं और सेकंड को हम माइटोटिक फेज कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास इंटरफेस फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल साइकिल है वो जो है 90% ऑफ सेल साइकिल है। यानी सारा तकरीबन सेल साइकिल जो है 90% जो है, ज़्यादातर हिस्सा इसी में आ जाता है। 10% जो है वो माइटोटिक फेज में आता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है इंटरफेस के दौरान के जो सेल है वो 90 सेल साइकिल का 90% जो है पार्ट जो है वो इंटरफेस में आता है। तो हम देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या होता है, ऐसा ये होता है कि ये इसमें जो है सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए, सेल की तकसीम के लिए, यानी अपनी आगे जाके तकसीम होनी है ना, उसकी डॉटर सेल्स बनने हैं, उसके लिए तैयारी कर रहा होता है। इंटरफेज में जो है ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लग जाता है, इंटरफेज में लगता है, तैयारी में लगता है। उसके बाद बनने का डिवीजन का प्रोसेस है, डॉटर सेल बनने का प्रोसेस है, वो जो है 10% टाइम लगता है। यानी ज़्यादातर 90% जो सेल साइकिल है वो इंटरफेज में और 10% जो है वो माइटोटिक फेज में है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं माइटोटिक फेज की तरफ। माइटोटिक फेज या इसे हम एम फेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल डिवीजन होती है, सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है, सेल जो है डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। यानी मुकम्मल तैयारी वो इंटरफेस के दौरान करता है, यानी उसमें आगे जाके डिवाइड होना है, इसलिए वो तैयारी करता है। और फिर जब जो है उसने जब डिवाइड होना है वो माइटोटिक फेज में जाके वो खुद की तकसीम करता है और डॉटर सेल्स बना देता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद तकरीबन सेम होती है। ठीक है, सेम होती है। अब हम देखते हैं, हमने सेल साइकिल को डायग्राम की मदद से समझना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल साइकिल कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स के ड्यूरेशन में क्या क्या हो रहा होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो है जैसा कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप इंटरफेस का है, तो यहाँ पे जो इंटरफेस है उसके फर्दर जो है स्टेप्स हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये तीनों जो हमारे पास हैं, ये तीनों हमारे पास इंटरफेज है। ठीक है, ये तीनों जो है ना ये इंटरफेस के स्टेप्स हैं एम फेज के अलावा। ठीक है, ये तीनों इंटरफेस के स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो G1 फेज का है, यानी गैप 1 फेज का। गैप 1 फेज में क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास सेल है ये क्या करता है, प्रोटीन और ऑर्गेनेलिस बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ऑर्गेनेलिस बनाता है। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, सेल के अंदर मजीद छोटी छोटी साख्तें जो उसकी फंक्शनिंग और लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, वो बनाता है। उसके अलावा जब वो ऑर्गेनेलिस बनाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो साइज में भी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनेलिस को रखने के लिए स्पेस होनी चाहिए। जैसे ही ऑर्गेनेलिस बनेगी तो फिर उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा वो कुछ एंजाइम्स को भी बनाएगा जो कि जो है आगे जाके अगले स्टेप में डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होंगे, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन करवाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है बेसिक काम होते हैं। उसके बाद जो है ये गैप 1 फेज का हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं गैप 1 फेज के बाद क्या होता है एस फेज में, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। यहाँ पे एंजाइम्स बने थे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे आके डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, डीएनए की कॉपी बन गई। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स है, जो है क्रोमोसोम की तादाद जो है, क्योंकि माइटोसिस फेज है, माइटोटिक फेज है, तो क्रोमोसोम्स की तादाद सेम वैसी ही रहेगी। ठीक है, क्रोमोसोम्स की तादाद ज़्यादा नहीं होती, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। ठीक है, लेकिन जो है इस स्टेप पे आके डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है, जो हमारे पास क्रोमोसोम है उनकी रेप्लिकेशन होनी है, उनकी कॉपी बननी है।
ठीक है, क्योंकि आगे जाके डॉटर सेल्स में वो डिवाइड होगा। फिर हम देखते हैं ये है हमारे पास जो है एस फेज, जिसे हम सिंथेसिस फेज का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास है एक क्रोमोसोम, ये इसका क्रोमोटिड है, ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये है हमारे पास। फिर हम देखते हैं कि ये देखें आप, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे जो है एक मुकम्मल क्रोमोसोम बन चुका है। जो डीएनए है या क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेशन हो चुकी है, उसकी एक मुकम्मल क्रोमोसोम बन चुका है। पहले एक क्रोमेटिड था, अब जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है, इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। पहले जस्ट पहले जस्ट जो है क्रोमेटिड था, अब जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड बन चुके हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है अब डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो चुकी है, ठीक है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन होने के बाद G2 फेज यानी गैप 2 फेज में क्या होगा। गैप 2 फेज में क्या होता है, मोर ग्रोथ होती है, सेल जो है मजीद ग्रोथ करता है और जो है मजीद प्रोटीन बनवाता है, जो कि आगे जाके सेल डिवीजन में उसके लिए हेल्पफुल होंगी। और उसके अलावा वो क्या करता है, चेकिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ डीएनए डैमेज, यानी जो डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है वो उसको अच्छे से चेक करता है, फिर कि कहीं पे आया कि कोई गलती तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है डीएनए। अगर वो इस टाइप का कोई भी ब्लंडर हो जाए, मिस्टेक हो गई है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, तो वो उसको रिपेयर करेगा, उसकी मरम्मत करके उसको सेट कर देगा, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज कंटेंट फॉर माइटोसिस, यानी नेक्स्ट स्टेप माइटोसिस का है, तो फिर ये क्या करेगा, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेगा ताकि नेक्स्ट जो है जाके माइटोसिस हो सके, ठीक है। फिर जो है हमारे पास जो है ये हो चुका है, यानी इंटरफेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक जो है इंटरफेस थी, अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या थी, इंटरफेस, यहाँ तक का जो प्रोसेस है ये हमारे पास इंटरफेस थी। अब जो है हमारे पास वो है एम फेज या फिर माइटोटिक फेज भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जस्ट जो है सेल ने डिवाइड होना है, यानी 90% जो है हिस्सा यहाँ पे आ गया, ये 90% जो है हमारे पास इंटरफेस थी और ये जो है हमारे पास जस्ट 10% होगी। तो फिर इसके दौरान क्या होता है कि सेल डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल है और ये देखें 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। ये देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही है, जैसे पेरेंट सेल है वैसे ही डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, यानी क्रोमोसोम की तादाद उसी जैसी है। तो इससे हमें पता चल गया है कि कौन सी सेल डिवीजन है, ये माइटोसिस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हमने बेसिक सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस किया, हमने सेल की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने सेल साइकिल की डेफिनेशन को, फिर सेल डिवीजन की टाइप्स को देखा, माइटोसिस के बारे में पढ़ा, म्यूसिस के बारे में पढ़ा, दोनों के फवाइद को देखा कि माइटोसिस का क्या फ़ायदा है, म्यूसिस का क्या फ़ायदा है, ओवरऑल सेल डिवीजन का क्या फ़ायदा है। फिर हमने सेल साइकिल के स्टेप्स को पढ़ा, इंटरफेस को पढ़ा और जो है हमारे पास माइटोटिक फेज को पढ़ा, दोनों को पढ़ा। दोनों के जो है दोनों में जो होने वाले फर्दर फंक्शंस हैं, काम होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।